नमस्कार। आपने हमेशा यह महसूस किया होगा अपने इर्द-गिर्द, अपने वातावरण में, अपने सामाजिक परिवेश में, यह महसूस किया होगा कि कुछ लोग का समस्या के प्रति जो नज़रिया है वो अलग-अलग है और उसको टैकल करने का तरीका भी अलग है, सोच भी अलग है। कुछ लोग समस्या को देखकर घबराते नहीं हैं और बहुत जल्दी उससे उबर जाते हैं, निकल जाते हैं। और कुछ लोग को ऐसा लगता है कि वह ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं, पढ़ाई के सिलसिले में, तैयारी के सिलसिले में, स्टूडेंट्स के सिलसिले में। सभी के रिस्पेक्ट में ये बातें आ सकती हैं। कुछ विद्यार्थियों को ये लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, उनमें समस्या को सुलझाने की क्षमता कम है, तनाव ज़्यादा ले रहे हैं, वो तनाव से निकल नहीं पा रहे हैं। एथलीट में भी हो सकता है, खिलाड़ियों में भी हो सकता है, सब में हो सकता है। तो आज बात इसकी क्या यह चीज़ जन्मजात है? किन कारणों से ऐसा होता है? या यह जन्मजात नहीं है और यह समय के साथ विकसित होता है? इससे लड़ने की क्षमता भी समय के साथ ही विकसित होती है। यदि हम लोग मस्तिष्क के कार्य को डिफाइन करें तो बेसिकली मस्तिष्क का कार्य यह है कि कोई कार्य यदि आपको दिया गया है तो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कई सारे विकल्प आपको हो सकते हैं पास में हो। उस विकल्पों को खोजना और उस विकल्प पर चलते हुए समस्या को समाधान कर लेना, यही तो है मस्तिष्क का कार्य। और स्वस्थ मस्तिष्क जो होता है वह जीवन भर की शिक्षा और अनुभव के द्वारा ही प्राप्त होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्वस्थ मस्तिष्क जो होता है वो जन्मजात होता है, ये पूरे जीवन भर की शिक्षा और अनुभव से प्राप्त। यहां पर कुछ चीजें आपको और आज सोचनी होगी और समझने की बात है। यहां पर एक शब्द आता है, कई बार आप लोग इस चीज को पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं दो शब्दों का नाम ले रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझेंगे। एक है कॉन्जेवेटिव कॉन्जिटिव रिजर्व, संज्ञानात्मक आरक्षित, और दूसरा है मेंटल टफनेस, मानसिक दृढ़ता। कई बार इसको मानसिक लचीलापन भी कहा जाता है। मानसिक लचीलापन कहा जाता है। कई बार व्यक्ति जो होता है इन दोनों को एक साथ एक ही रूप में देखता है। ये दोनों कोई अलग चीज नहीं है, एक चीज है। देखिए, कॉन्जेटिव रिजर्व यानी जो संज्ञात्मक आरक्षित है या आरक्षिता जो होता है, यह बेसिकली समय के साथ, यदि मैं कहूं समय के साथ, इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। यह क्या है? जैसे कि कोई चीज आप तक, कोई समस्या पहुंची और उसको आपने अपने आप को अनुकूल किया, या आपके मस्तिष्क ने अनुकूल समस्या के अनुकूल किया आपके मस्तिष्क ने, और उस समय जो भी आप कार्य करते हैं उसको इसके साथ जोड़ा जाता है संज्ञात्मक आरक्षितता से। यानी यदि मैं आपसे कहूं कि यदि इसकी क्षमता आप में ज्यादा है तो आप बहुत तेजी से अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं, परिस्थितियों के अनुकूल करके समस्या का समाधान करने। यदि किसी में यह चीज बहुत ज्यादा है, मतलब कि संज्ञात्मक आरक्षिता ज्यादा है, तो वह समस्या को ढूंढने में, समस्या को सॉल्व करने के लिए जो विभिन्न विकल्प हो सकते हैं वहां तक पहुंचने में कम समय लगाएगा और तेजी से वह कर भी लेगा, और जो तनाव उसमें आता है उससे वह निकल भी सकता है बहुत तेजी से। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, जो मेडिकल साइंस कहता है कि यह चीज उम्र के साथ या कोई मानसिक रोग के साथ या कोई घटना, कोई इंसिडेंस आपके साथ हुई हो, उसके साथ इसमें कमी आ जाती है, उसके साथ इसमें कमी आती है, समय के साथ इसमें कमी आ सकती है इन सब कारणों से।
लेकिन एक बात और भी है, वो यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, यह दोनों यानी मेंटल टफनेस और ये दोनों एक है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसको अलग करके देखा जाए। वैसे मैं मेंटल टफनेस के बारे में एक बात कह देता हूं, जिसको आप मानसिक लचीलापन भी आप कह सकते हैं, वह भी है। जो भी व्यक्ति इन दोनों को अलग अलग करके देखते हैं, मेरे ख्याल से इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका संबंध इससे सीधा होता है, और जब यह दोनों आपस में जुड़ता है तभी समग्र लचीलापन आता है। क्योंकि देखिए, यदि यह संज्ञात्मक आरक्षिता यदि आपके अंदर परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करने लायक चीजें बनाता है, अपने आप को अनुकूल करवाता है, और आपके मस्तिष्क को यह सूचना प्रदान करता है कि आपको किस समय कैसा बिहेव करना है, तो मेंटल टफनेस भी तो वही है। कुछ लोग बोलते हैं मेंटल टफनेस जो है, आप मेंटली टफ नहीं है। तो मेंटली टफ क्या होता है? जब तक इससे इसको अलग करके आप कैसे देख सकते हैं? मेंटल टफनेस का मतलब होता क्या है? मेंटल टफनेस का मतलब ही होता है कि परिस्थिति के अनुसार आप बदल सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार आपकी चीजें रिवाइव कर सकती है, रिवाइज कर सकती है। इसलिए इन दोनों को अलग करके देखना एक बेवकूफी वाला बात है, और मेडिकल साइंस में शायद इन दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। खेलकूद डिपार्टमेंट में कई बार इन चीजों को अलग करके आप देखते हैं, लेकिन पढ़ाई या जीवन के क्षेत्र में इन दोनों को अलग करके देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सच्चाई यह है कि चाहे वो मेंटल टफनेस हो, चाहे वो संज्ञात्मक आरक्षिता, इसका संबंध अनुभव से, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से, सामाजिकता से, अंतरक्रिया से डेवलप होता है। यह ऐसे ही नहीं आता है। दूसरा पॉइंट, जो कॉन्जेटिव रिजर्व होता है, यह गतिशील भी है। ये जड़त्व अवस्था में नहीं होता है, इसकी एक प्रकृति है। यदि यह जड़ रहेगा, यदि एक ही समान रहेगा, तो परिस्थिति के अनुकूल कैसे बदलेगा? और उम्र के अनुसार भी इसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते रहता है। कभी आप बहुत ही खराब पोजीशन में हो, लेकिन अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं। कभी बहुत छोटा सा संकट भी आपको दिक्कत दे देता है। इसलिए इसमें यह गतिशील होता है। अब रहा बात कि यदि ये दोनों मिला करके ही मस्तिष्क की पूर्ण संरचना को डेवलप करता है और आपको लड़ने की शक्ति देता है प्रतिकूल समय में, चाहे वह मेंटल टफनेस हो या मैं कहूं कॉन्जेटिव रिजर्व हो, तो प्रश्न उठता है कि क्या यह जन्मजात होता है या इसे विकसित किया जाता है? तो यहां पर थोड़ा सा आप दोनों में अंतर देखेंगे। यह जो है कॉन्जेटिव रिजर्व जो होता है, इसमें जन्मजात का पुट होता है, अनुवांशिक होता है। ये थोड़ा बहुत आपके कौन से जीन आप में आए हैं, तंत्रिका तंत्र का कैसा बिहेवियर है, यह सब इसको डिसाइड करता है। वैसे इसको डिसाइड और भी चीजें करता है, प्रकृति, पोषण, यह सब भी इसको डिसाइड करता है। उम्र यह भी डिसाइड करता है, लेकिन कुछ हद तक यह भी डिसाइड करता है। लेकिन मेंटल टफनेस यदि मैं बात कहूं, तो इसका कोई संबंध जन्मजात से नहीं होता। ये जो आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो आपका शब्द जाल बढ़ता जा रहा है, जो आप इंटरनेट पर समय गुजारते हैं, जो आप मित्रों के साथ में रहते हैं, आपकी साक्षरता, इन सब के कारण ये डेवलप होता है। तो यहां पर आपको दोनों में थोड़ा सा अंतर दिखेगा। यहां पर आपको, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि संज्ञात्मक आरक्षिता यह का संबंध दोनों से है, अनुवांशिक भी है और सीखने की कला, या मैं कहूं अनुवांशिक नहीं भी है, यह विकसित भी होता है। लेकिन इसका कोई संबंध अनुवांशिकता से नहीं होता है। मेंटल टफनेस बाकायदा विकसित होता है। इसलिए इस पर ना ध्यान देकर के इस पर ध्यान दिया जाए तो भी इंसान को सक्सेस मिल जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कि इन दोनों को मिलाकर के व्यक्ति का मस्तिष्क संपूर्ण हो सकता है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें, वो यह है, जब मैं कहता हूं कि कॉन्जेटिव रिजर्व में अनुवांशिकता आता है, तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपके मस्तिष्क में व्हाइट मैटर कितने हैं, श्वेत पदार्थ कितने हैं, क्योंकि यही श्वेत पदार्थ जो मस्तिष्क के अंदर होता है, यही सूचना प्रदान करता है, आपके पूरे मस्तिष्क के अंदर में सूचना प्रदान करता है, वहां तक आपकी सभी चीजों को कब क्या करना है, कौन सा रिफ्लेक्शन लेना है। जैसे मान लेते हैं कि आप बैडमिंटन खेल रहे हैं
और अब आपको ऐसे मारना है या ऐसे मारना है, या टेनिस खेल रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं, ऐसे मारना है, किस बॉल पर कितनी तेजी से रिफ्लेक्शन करना है, इसमें जो श्वेत पदार्थ होता है जो मस्तिष्क में होता है, यही सूचनाएं प्रदान करता है तेजी से हर जगह, और आपके रिफ्लेक्शंस तेज होते हैं। यह आपको चोट होने पर भी बचाता है। ठीक है, तो यहां पर श्वेत पदार्थ किस ढंग से आपके मस्तिष्क में है उसका भी एक रोल है, और यह अनुवांशिक भी हो सकता है, या कोई बीमारी में कहूं, या उम्र के साथ, या अल्जाइमर हो जाना, इससे भी हो सकता है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें, वह यह है कि श्वेत पदार्थ की कमी होने से संज्ञात्मक रिजर्व की संख्या तो कम होती ही है, उसकी शक्ति तो कम होती ही है, साथ ही साथ उम्र के साथ भी ऐसा हो सकता है, अल्जाइमर वगैरह होने की संभावना बढ़ सकती है यदि आप में संज्ञात्मक आरक्षित की कमी है। क्योंकि तो ये कमी कब उत्पन्न होती है? जब आप में ये कमी तब भी उत्पन्न होती है जब आप में व्हाइट मैटर की संख्या कम हो जाती है मस्तिष्क। फिर से मैं बोल देता हूं, मस्तिष्क में व्हाइट मैटर कितने संख्या में है, कितनी भारी संख्या में है, उसका इससे संबंध होता है। जब मैं कहता हूं कि यह अनुवांशिक है तो इसका संबंध उससे होता है। और यदि ये आप में उच्च है तो आप में वाजिब है कि आप डिसीजन तो अच्छा लेंगे ही, प्रतिकूल क्षमता से आप बाहर निकल भी सकते हैं प्रतिकूल परिस्थिति से, लेकिन कई सारे मस्तिष्क के रोग, जैसे कि मैंने आपसे कहा अल्जाइमर वगैरह, उससे भी आपको निदान मिल सकता है। लेकिन दूसरी बात और भी है, वो मैंने कहा कि इसको विकसित भी किया जा सकता है पोषण, प्रकृति, सामाजिकता से, और शिक्षा या और अन्य चीजों से भी इसको विकसित किया जा सकता है। यहां पर आप एक बात जरूर ध्यान रखें, मेंटल टफनेस के बारे में एक बात और भी कह दूं, तो ये दोनों मिलाकर के ही व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकालता है, जैसा लोग कहें, लेकिन मेरा फिर भी मानना ये दोनों एक ही है। यदि मेंटल टफनेस पे स्पेशली मैं बात करूं तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे हम मसल को विकसित करते हैं ट्रेनिंग के द्वारा, उसी ढंग से हम लोग मस्तिष्क को भी विकसित कर सकते हैं ट्रेनिंग के द्वारा, और उसमें मेंटल टफनेस विकसित हो सकता है। इसलिए ट्रेनिंग किससे आ सकता है? व्यायाम से आ सकता है, एक्सरसाइज से आ सकता है, खेलकूद से भी आता है। कई बार हम पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इन सब चीजों का भी होना बहुत जरूरी है। इससे आपका मेंटल टफनेस बढ़ता है। ये नहीं कि आप एक जगह बैठ करके तैयारी करते रहे या कुछ सोचते रहे। यदि आप व्यायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उससे अंतगतवा मानसिक दृढ़ता बढ़ती है, और यदि मानसिक दृढ़ता बढ़ेगी तो मैं फिर कहता हूं इसका इस पर इफेक्ट पड़ता ही है। कुछ चीजें जरूर अनुवांशिक है, लेकिन इसको विकसित भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? मानसिक दृढ़ता के द्वारा, मेंटल टफनेस के द्वारा। आप चाहें तो कॉग्निटिव रिजर्व को भी आप विकसित कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपको टेंशन से उभरने में, बहुत तेजी से उभारने। आपने चीजों को समझा। और आगे एक बात और भी है कि मेंटल टफनेस उस व्यक्ति को अच्छा होता है, इस बात को भी जाने, जो लक्ष्य को निर्धारित करके चलता है, जो कल्पनाशील होता है, जो आत्मचिंतन करता है, जो भावनाओं को पहचानता है, जो वैल्यूज पर चर्चा करता है, उसको समझने का प्रयास करता है। ऐसी चीजों से कहीं ना कहीं मानसिक लचीलापन, मेंटल टफनेस बढ़ता है। और जैसे ही मेंटल टफनेस बढ़ेगा, ये भी आप में बढ़ेगा, और आप में प्रतिकूल शक्तियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि प्रतिकूल शक्ति से निकलना है तो आपको ये बढ़ाना होगा, जो समय के साथ कम होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।